नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, देश भर के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जो एनपीएस से कवर्ड हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का एक ऑप्शन दिया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून रखी गई थी। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब इसकी जो लास्ट डेट है एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की, वो 30 सितंबर 2025 रखी गई है। तो केंद्र सरकार चाहती है कि यूपीएस को अधिक से अधिक एट्रैक्टिव बनाया जाए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक महत्वपूर्ण संशोधन अमेंडमेंट कर दिया गया है, जिसके तहत अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी ओपीएस और एनपीएस की ही भांति ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रोविजन कर दिया गया है। तो जो ये 3 महीने का टाइम एक्सटेंड किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये मंशा कहीं ना कहीं दर्शाती है कि केंद्र सरकार अभी इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण अमेंडमेंट करने वाली है। तो वो अमेंडमेंट क्या हो सकते हैं, आज के वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा ओपीएस की पुनः बहाली को लेकर हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या अमेंडमेंट ऐसे हो सकते हैं। तो साथियों, आपकी स्क्रीन के सामने आप यहाँ पर इस प्रेस रिलीज को देख सकते हैं। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत विकल्प चुनने की अंतिम डेट को बढ़ाया गया और कट ऑफ तिथि को आगे बढ़ाने के अनुरोध को लेकर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त आवेदनों के मद्देनजर भारत सरकार ने मौजूदा पात्र कर्मचारी क्या होंगे जो एनपीएस में कवर्ड हैं, वही यूपीएस में भी स्विच कर सकते हैं, या फिर जो कर्मचारी अब नए लगेंगे वो उन पे विकल्प होगा एनपीएस या यूपीएस चुनने का। पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो पहले रिटायर हो चुके हैं और जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने की कट ऑफ तिथि को 3 महीने यानी 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो ये 3 महीने और एक्सटेंड का फैसला ऐसे ही आनंद फानंद में नहीं किया गया है, क्योंकि यूपीएस को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है केंद्र सरकार को, तो इसके मद्देनजर ये फैसला किया गया है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही इसमें ग्रेजुएटी का भी प्रोविज़न कर दिया गया है। साथ ही साथ यदि फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण कोई साथी रिटायर हो जाते हैं तो उनको भी ओपीएस चुनने का विकल्प दिया जाएगा पेंशन के रूप में। और साथ ही साथ यदि कोई कैजुअलिटी हो जाती है, किसी की ऑन सर्विस डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को भी ओपीएस वाली पेंशन को चुनने का ऑप्शन रखा गया है। तो अभी इसमें काफ़ी अमेंडमेंट होने हैं और इसमें इतने अमेंडमेंट हो जाएंगे कि ये ओपीएस के ही इक्वल आ जाएगी। तो वो हम देखते हैं कि क्या अमेंडमेंट केंद्र सरकार आके कर सकती है। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको अब बताएंगे कि यूपीएस में ऐसे क्या संशोधन हो सकते हैं जो कि उसको ओपीएस के इक्वल कर देगी और ये अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि एक तरफ हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को रखा है और एक तरफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को रखा है। एक एक करके देखते हैं कि इसमें मेजर अंतर क्या रह गए हैं जो कि इसको इक्वल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन का हकदार बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों की जो कंटिन्यूअस सर्विस है वो होनी चाहिए। उसमें सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी का, 10 वर्षों की कंटिन्यूअस सेवा होनी चाहिए। तभी आपको रिटायरमेंट के बाद आपके अंतिम जो बेसिक है उसका 50% पेंशन के बेसिक के रूप में प्राप्त होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में 10 वर्ष की कंटिन्यूअस सेवा होनी चाहिए आपकी, और 10 वर्ष के बाद यदि आप रिटायर होते हैं, आपका जो रिटायरमेंट का पीरियड आ जाता है 60 वर्ष आ जाता है, उस समय आप रिटायर होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो आपका अंतिम बेसिक है उसका 50% पेंशन के बेसिक रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या पात्रता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए आपकी सेवा कम से कम 10 वर्षों की होनी चाहिए। जो साथी एनपीएस से कवर्ड हैं और वो यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं, तो उनकी जो सर्विस पीरियड है वो 10 साल का तो होना ही चाहिए। यदि किसी साथी का सर्विस पीरियड केवल 9 ही साल का है या 8 साल का ही, उसके बाद उनके रिटायरमेंट की एज आ गई, तो वो यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कि अंतिम वेतन का 50% बेसिक के रूप में प्राप्त करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 वर्षों की कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए आपकी, जिसमें आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पार्शियल विड्रॉल नहीं किया जाना चाहिए। जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें किसी भी प्रकार का यदि आप विड्रॉल नहीं करते हैं, बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस के ऊपर डिपेंड ये करता है। यदि ये इन दोनों में कम हो गया, कोई इंडिविजुअल कॉर्पस यदि आपका कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो 25 साल की आप सर्विस कर भी लेंगे तो जो अंतिम बेसिक जो आपका चल रहा होगा उसका 50% आपको पेंशन के बेसिक के रूप में नहीं दिया जाएगा, तब वो अनुपातिक रूप में आपको दिया जाता है।
इसके साथ ही साथ आप देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में जिस कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष पूरी हो गई है, जैसे 10 वर्ष की कंटिन्यूस सर्विस हो गई है, उसके बाद वह रिटायर हो जाता है। मान लिया किसी की सर्विस देर में लगती है और उनका जो सर्विस पीरियड है वो पूरा हो जाता है, 60 वर्ष जो उनका रिटायरमेंट की एज है वो पूरी हो जाती है। तो यदि कैलकुलेशन करने पर जो उनकी पेंशन का बेसिक बन रहा है वो 9,000 से कम बनता है, तो उसमें 9,000 रुपये गारंटेड जो पेंशन का बेसिक है वो दिया जाएगा। जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 वर्षों की सेवा के बाद यदि कोई साथी रिटायर होता है, तो उसका यदि कैलकुलेशन करके जो अंतिम बेसिक है पेंशन का वो 10,000 रुपये से कम आता है, तो उसमें 10,000 रुपये कम से कम उसको जो गारंटेड पेंशन का बेसिक दिया जाएगा। इसमें डीआर अलग जुड़ेगा, चाहे इस कंडीशन में हो, चाहे यूपीएस की कंडीशन में हो, चाहे ओपीएस की कंडीशन में हो। 9,000 रुपये ओल्ड पेंशन स्कीम में मिनिमम गारंटेड पेंशन का बेसिक है, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 वर्षों की कंटिन्यूस सेवा के बाद यदि कोई रिटायर होता है, 60 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेता है, तो उसका जो न्यूनतम गारंटेड पेंशन है वो 10,000 रुपये होती है। एश्योर्ड है ये कि 10,000 रुपये आपका मिलेगा यदि आपका कैलकुलेशन में कम आ रहा है तो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ओपीएस में वीआरएस लेने की जो न्यूनतम सेवा है 20 वर्षों की रखी गई। कम से कम आपको 20 साल की कंटिन्यूस सर्विस करनी होगी, उसके बाद ये आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। 20 वर्षों की सेवा के पश्चात यदि कोई कर्मचारी वीआरएस लेता है, तो वीआरएस लेने के तुरंत बाद ही कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन, जो उसका लास्ट ड्रॉन है सैलरी, उसका जो बेसिक था उसका 50% पेंशन के बेसिक के रूप में मिलने लग जाता है। ये नहीं हुआ कि उसने वीआरएस लिया उसको कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, तुरंत ये लागू हो जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम में। अब यहाँ पर यूपीएस के केस में, यूपीएस में वीआरएस लेने की जो न्यूनतम एज रखी गई है वो 25 वर्षों की रखी गई है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का यही है कि कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसकी जो न्यूनतम मिनिमम जो एज रखी गई है सेवा वर्षों की वो 25 ईयर्स रखी गई कि 25 वर्षों की उसको सर्विस करनी होगी, उसके बाद ही वो वीआरएस ले सकता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसमें, 25 साल की सेवा करने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी वीआरएस ले भी लेता है, तो वीआरएस लेने के तुरंत बाद कर्मचारी को पेंशन शुरू नहीं होती है। अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के बेसिक के रूप में तब तक मिलेगा जब उसकी आयु 60 वर्ष की होगी। यानी कि मान लिया कि कोई कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के केस में, मान लिया कोई 55 साल का है और उसने 20 साल की सेवा पूरी कर ली और वो वीआरएस लेता है, तो ठीक जिस दिन वो वीआरएस लेगा उसके अगले दिन से उसकी पेंशन जो होगी वो लागू कर दी जाएगी, रिटायरमेंट पेंशन। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मामले में यदि कोई कर्मचारी 55 वर्ष की उम्र में यदि उसने 25 साल की नौकरी पूरी कर दी है और वो वीआरएस लेता है, तो उसको 5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उसकी एज 60 साल नहीं होगी, और 60 वर्ष की एज से उसको पेंशन मिलने लगेगी। और 25 साल की एज में ये जो अंतिम बेसिक का 50% है ये तब मिलेगा जब उसके द्वारा जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल कॉर्पस जो गवर्नमेंट की तरफ से और एम्प्लॉय की तरफ से मिलाया जाता है, उसमें कोई भी पार्सली रूप से विड्रॉल नहीं किया गया हो, कोई भी आंतरिक निकासी नहीं की गई हो, और वो अकाउंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि आपका कुछ जो पेंडिंग अमाउंट है वो पड़ी हो, आपको देनी हो, तो उस केस में ही आपको ये अंतिम वेतन वेतन का जो बेसिक है उसका 50% मिल सकता है। लेकिन वीआरएस के केस में यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसमें, और इसके संशोधन क्या हो सकता है इसको हम आगे बताएंगे वीडियो में। अब इसमें एक और देख लेते हैं हम कि इनका कंपैरिजन देख रहे हैं हम। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अंशदान जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देना पड़ता। ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा भी उपलब्ध है, जो सामान्य भविष्य निधि है उसकी भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जीपीएफ की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यूपीएस में पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को प्रति माह अपने जो बेसिक प्लस डीए है उसका 10% ये एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और जितना एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए आता है हर महीने उसका जो 18.5% है वो सरकार के द्वारा मिलाया जाता है, एम्प्लॉयर के द्वारा मिलाया जाता है, और ये अलग अलग फंड्स में मिलाया जाता है। इंडिविजुअल कॉर्पस फंड में, बेंचमार्क कॉर्पस फंड होता है, और पूल कॉर्पस में मिलाया जाता है। तो जो भी ये पूरा टोटल आता है 10% एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, 18.5% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन यानी सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये 28.5% की राशि ये प्रतिमाह जमा होती रहती है। और इसी राशि के आधार पर पेंशन का जो निर्धारण है वो भी किया जाता है।
और इसमें जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो एक कंपैरिजन ये है कि यहाँ पर जीपीएफ की भी सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा, यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता ओल्ड पेंशन स्कीम में, और यहाँ पर आपको हर महीने अपने बेसिक प्लस डीए का 10% अंशदान के रूप में देना होता है। अब ओपीएस में यदि किसी कर्मचारी की ऑन सर्विस डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान उपलब्ध है, जिसकी गाइडलाइंस स्पष्ट है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी ऑन सर्विस डेथ हो जाती है उसकी, तो जो उनके नॉमिनी है, स्पाउस है, उनको अगले 10 वर्षों तक बेसिक जो उसका लास्ट पे ड्रॉन है बेसिक है उनका 50% 10 वर्षों तक दिया जाता रहेगा। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत होता है। ये हायर रेट ऑफ पेंशन का प्रावधान है, और उसके बाद इसको नॉर्मल रेट के हिसाब से पेंशन दी जाती रहेगी, जो 30% हो जाती है अंतिम बेसिक का। लेकिन यदि कोई कर्मचारी ऑन सर्विस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत डेथ हो जाती है उनकी, तो उनके जो स्पाउस है उनको 10 वर्षों तक 50% हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलती है, और उसके 10 वर्षों के बाद उनको नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन के हिसाब से 30% बेसिक का मिलता है। यहाँ पर यूपीएस में भी यदि किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को भी ओपीएस के तहत फैमिली पेंशन दिए जाने का विकल्प अब उपलब्ध कराया गया है, जो अभी अमेंडमेंट हुआ था कुछ दिन पहले ही। साथ ही यदि कोई फिजिकली रूप से डिसेबल हो जाता है और उसके कारण उनको नौकरी से हटाया जाता है, तो उस स्थिति में भी कर्मचारी को ओपीएस के तहत पेंशन दिए जाने का विकल्प अब उपलब्ध करवा दिया गया है। तो लगभग ये दोनों सेम है यहाँ पर, और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ऑन सर्विस यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो। और यदि रिटायरमेंट के बाद डेथ होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपीएस में यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान उपलब्ध है, जिसमें मृत कर्मचारी की उम्र के हिसाब से अलग अलग तरीके से फैमिली पेंशन दी जाती है। अब ये क्या फैक्टर होता है, हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन और नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन। यदि किसी कर्मचारी की 60 साल रिटायर हो गए हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जब तक उनकी एज 67 ईयर की नहीं होगी तब तक उनको जितनी पेंशन पहले मिल रही थी उतनी ही मिलती रहेगी उनकी फैमिली को। और जब उनकी एज 67 ईयर्स हो जाएगी पूरी, तो उसके बाद उनकी जो फैमिली है उनको फैमिली पेंशन के हिसाब से अंतिम बेसिक का जो 30% दिया जाएगा, ना कि जैसे 50% हायर रेट में मिलता है वो नहीं दिया जाएगा। अब यूपीएस में यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर ये प्रावधान है कि जो उनका नॉमिनी है उनको जो पेंशन दी जाएगी वो अंतिम बेसिक के 60% के हिसाब से फैमिली पेंशन को दिया जाने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, जो कि बेटर है। वैसे यहाँ पर 60% है, यहाँ पर जबकि 50% और उसके बाद 30% है। लेकिन अभी इसकी भी गाइडलाइन पूरी स्पष्ट नहीं है कि कितने वर्षों तक 60% दिया जाएगा और कितने वर्षों के बाद हो सकता है ये इसमें कमी भी आए, ये अभी गाइडलाइन स्पष्ट नहीं है। तो इसको भी गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि इसकी गाइडलाइन क्या कहती है। नेक्स्ट में हम चलते हैं कि ओपीएस में ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान शुरू से ही है, और वर्तमान समय में जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ग्रेजुएटी की मैक्सिमम लिमिट है वो 25 लाख रुपए है, जो कि टोटल टैक्स फ्री है। यहाँ पर भी सेम इक्वल कर दिया गया है, अभी कुछ दिन पहले ही अमेंडमेंट हुआ है कि अब यूपीएस में भी ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए है। और यहाँ पर एक और एडिशनल चीज़ है कि ग्रेजुएटी के अलावा कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय लमसम अमाउंट दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। लमसम अमाउंट के बारे में हमने पिछले वीडियोस में आपको बता ही रखा है कि इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। तो ग्रेजुएटी यहाँ पर 25 लाख दोनों ही कंडीशन में है। यहाँ पर एडिशनल या लमसम अमाउंट जोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर ओपीएस में कोई भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता, जबकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी दिया जाता है। तो उसी का कुछ परसेंटेज यहाँ पर लमसम के रूप में दिया जा रहा है, सरकार ये दे रही है। तो अब जो गवर्नमेंट ने 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और एक्सटेंड कर दिया है, 30 सितंबर तक की डेट कर दी है, इसमें क्या क्या संशोधन कर सकती है और क्या संशोधन होने चाहिए, ये हम बताने का प्रयास करते हैं। जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है इसका कि यूपीएस में रिटायरमेंट के लिए पूर्ण पेंशन अंतिम बेसिक का जो 50% है उसको प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड 25 साल नहीं होनी चाहिए, इसको घटाकर 15 साल कर देनी चाहिए। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। 25 साल का पीरियड बहुत लॉन्ग पीरियड होता है, और हम बार बार पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की पीड़ा भी आपको बताते रहते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से कि इतने लॉन्ग सर्विस पीरियड के दौरान वो 25 साल की सेवा नहीं कर पाते हैं, और वीआरएस लेने के लिए
कम से कम 20 साल होती और उसके तुरंत बाद पेंशन लगती तो वो ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पर ये दूसरा अमेंडमेंट ये हो सकता है कि यूपीएस में वीआरएस लेने की जो मिनिमम एज सर्विस पीरियड रखा गया है वो 25 वर्षों को हटाकर 20 वर्ष किया जाना चाहिए, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में है। और वीआरएस लेने के तुरंत बाद से ही पेंशन शुरू होनी चाहिए, ना कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को अपनी आयु 60 वर्ष होने की प्रतीक्षा करनी पड़े। जैसे हमने अभी पहले भी बताया कि मान लिया 55 साल में कोई वीआरएस ले रहा है तो 5 साल वो बिना पेंशन के किस प्रकार से गुजारा करेगा, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है यहाँ पर। तो वीआरएस के मामले में भी इसमें यदि क्लियर हो जाए तो स्थिति और स्पष्ट हो सकती है और यूपीएस थोड़ी और अट्रैक्टिव हो सकती है। यूपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन की बिक्री, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, ओल्ड पेंशन स्कीम में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का भी प्रोविज़न है, पेंशन की बिक्री का भी प्रोविज़न है। अपनी पेंशन को कुछ प्रतिशत हिस्से को कर्मचारी सरकार को बेच सकते हैं, जिसकी एवज में उनको एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है एक मुश्त, और जिसका उपयोग वो अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कर सकते हैं पूरा। लेकिन यूपीएस में अभी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो ये प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉय की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन करवानी होती है, किसी को नहीं करवानी होती है। तो ये प्रोविज़न यदि हो जाए तो और बेहतर रहेगा। और लमसम अमाउंट के साथ कर्मचारी को उसका जो 10% हर महीने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, उसकी मूल राशि के साथ एक तय ब्याज के आधार पर दे देनी चाहिए। कोई एक ब्याज की राशि निश्चित कर देनी चाहिए और उसके हिसाब से इनको ये जो इनकी मूल रकम है वो वापस कर देनी चाहिए, या फिर इस लमसम अमाउंट को हटा के आप जो कर्मचारी का मूल धन है जो कि 10% हर महीने जा रहा है, उसको एक तय ब्याज की दर से वापस कर देना चाहिए। तो ये अगर कुछ अमेंडमेंट हो जाए तो यूपीएस अट्रैक्टिव हो सकते हैं, और इसमें सरकार कुछ ना कुछ, इसमें जो पहला और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इसमें अमेंडमेंट जरूर करेगी। जो कि वीआरएस में सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वीआरएस में, कि वीआरएस में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या फिर कई अन्य साथी भी हैं जो वीआरएस लेना चाहते हैं, जिनकी 20 साल की सर्विस पूरी हो गई हो या फिर होने वाली हो और वो वीआरएस लेना चाहते हो, तो उनको पेंशन तुरंत स्टार्ट होनी चाहिए जिस डेट से वो वीआरएस ले रहे हों, ना कि उनको 60 साल का इंतजार करना पड़े। तो साथियों, ये कुछ अमेंडमेंट हैं जो कि केंद्र सरकार कर सकती है, और इसीलिए ये समय सीमा बढ़ाई गई है, 30 सितंबर बढ़ाया गया है, ताकि उनको उचित समय मिल पाए और वो भी सोचने समझने में मजबूर हों कि आखिर ये किस प्रकार के अमेंडमेंट हम करें कि यूपीएस को और अट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो आपकी कुछ सुझाव हैं, कुछ राय हैं इन जो सुधारों में लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिख सकते हैं, सुझाव भी लिख सकते हैं कि इसमें और क्या संशोधन हो सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।